प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कई दिनों से कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वीडियो ऑनलाइन कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। मैं एक पाठ समाप्त भी कर चुका हूँ। अब इसके जो प्रश्नोत्तर चल रहे हैं उन प्रश्नोत्तरों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ एक प्रश्न मैंने कल करवा दिए और बचे हुए से इस प्रश्न आज करा के मैं उन पाठ को खत्म करूँगा। देखिए, आपका प्रश्न आ रहा है कि पुष्टि हेतु कारण दें। यहाँ तक के प्रश्न मैंने आपको कल करवा दिए थे कि आपको कुछ पदार्थ दिए जाते हैं जिसमें जल, चीनी और ऑक्सीजन दे दिया और इनके बारे में ये बताया था कि आप बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार इनको व्यवस्थित करें। मैंने आपको बताया था कि अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम तो गैसों में पाया जाता है, इससे ज़्यादा द्रव में पाया जाता है और सबसे अधिक ठोसों में पाया जाता है। इसलिए यहाँ ऑक्सीजन को सबसे पहले रखेंगे, द्रव उसके बाद रख देंगे और चीनी ठोस को सबसे अंत में रख देंगे और चीनी में ही सबसे ज़्यादा आकर्षण बल पाया जाएगा। इसके बाद अपना प्रश्न आ रहा था नेक्स्ट कि पुष्टि हेतु कारण दें। यहाँ से आप लिखना शुरू करें। पुष्टि हेतु कारण दें। पहला आप लिखेंगे कि कारण लिखो जल कमरे के ताप पर द्रव है। क्या लिखना है आपको? जल कमरे के ताप पर द्रव है। जल कमरे के ताप पर द्रव है। जल कमरे के ताप पर द्रव। अब इसके लिए आप लिखेंगे जल का कोई निश्चित तापमान नहीं होता। कमरे के तापमान पर पानी द्रव होता है। उत्तर लिखो, कमरे के तापमान पर पानी द्रव होता है। भाई द्रव में शांता का गुण पाया जाता है बहने का, क्योंकि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव का क्या निश्चित नहीं होता है? आकार निश्चित नहीं होता है। उसे जिस पात्र में भी रखोगे वो उसी की आकृति का हो जाता है। द्रव को जिस पात्र में रखते हैं वह उसी की आकृति को धारण कर लेता है। उसी का आकार हो जाता है जिस भी आकृति में डालेंगे। दूसरे बर्तन में डालने पर वो बहने लगता है तथा दूसरे बर्तन में डालने पर वह बहने लगता है। दूसरे बर्तन में डाला और क्या करने लग जाएगा? बहने लग जाएगा। अतः जल कमरे के तापमान पर जल कमरे के तापमान पर द्रव होता है।
लिखो भाई, प्रश्न को लिख लो। दूसरा, लोहे की अलमारी कमरे के तापमान से क्यों? लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर क्यों? देखो भाई, एक तो लोहे की अलमारी का जो गलनांक है ना, वो कमरे के तापमान से ज्यादा है। लोहे की अलमारी का गलनांक कमरे के तापमान से अधिक है। अलमारी ठोस है, आकार निश्चित है, इसे प्रभावित नहीं किया जा सकता। परिणाम स्वरूप कमरे के तापमान पर एक अलमारी ठोस होती है। तो क्या लिखेंगे? देख दो, लोहे की अलमारी का गलनांक लोहे की अलमारी का गलनांक कमरे के तापमान से अधिक होता है। लोहे के तापमान से कमरे का जो लोहे का गलनांक है कमरे के तापमान से ज्यादा है। एक बात, लोहे की अलमारी ठोस है, इसलिए इसका आकार भी निश्चित है। लोहे की तथा इसका आकार भी निश्चित है। इसका आकार भी कैसा है? निश्चित है, और ये ठोस है। ठीक है, इसे प्रवाहित नहीं किया, लोहे की अलमारी को बहाया नहीं जा सकता। अतः अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस है। कमरे के तापमान पर कैसी है? ठोस। आपने लिख लिया होगा प्रश्न। अब आप इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। नया प्रश्न है कि 273 केल्विन तापमान पर बर्फ को ठंडा करके तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर बर्फ द्वारा शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? इसके लिए लिखेंगे कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर, क्वेश्चन है 273 केल्विन पर बर्फ
को ठंडा करने पर तथा उसी तापमान पर जल को ठंडा करने पर तापमान पर जल को ठंडा करने पर बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करती है। बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करती है। क्यों? लिख लीजिए। हम इस बात को जानते हैं कि 200 केल्विन 73 केल्विन तापमान पर बर्फ के जो कणों की ऊर्जा है जल के कणों की ऊर्जा से कम होती है। उत्तर 273 केल्विन तापमान पर क्या लिख दोगे? 273 केल्विन तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा जल के कणों बर्फ के कणों की ऊर्जा जल के कणों की ऊर्जा की अपेक्षा कैसी होती है? कम होती है। इसलिए बर्फ वातावरण से, इसलिए बर्फ किससे? वातावरण से जल की अपेक्षा अधिक ऊष्मा को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। इसलिए बर्फ वातावरण से जल की अपेक्षा अधिक ऊर्जा अवशोषित करने की क्या रखती है? क्षमता रखती है। इसलिए समान ताप होने पर भी बर्फ जल की अपेक्षा अधिक शीतलता होती है। अधिक शीतलता उत्पन्न करता है। लिखें, लिख लें आप इसे। ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर भेजा जाए। नीचे वाला क्वेश्चन मिटा देता हूं मैं। देखो, उबलते हुए जलत हुआ भाप में से
उबलते हुए जल अथवा वाष्प में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? आप उत्तर नंबर इसमें उबलते जल अथवा वाष्प में से जलने की तीव्रता भाप में ज्यादा होती है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गुप्त ऊष्मा। तो अपन देखेंगे उबलते हुए जल की तुलना में भाप द्वारा अधिक जलन उत्पन्न होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि भाप में कौन सी ऊष्मा होती है? समान तापमान पर भाप के कणों की ऊर्जा जल के कणों की ऊर्जा से ज्यादा होती है, क्योंकि समान तापमान पर भाप के कणों की ऊर्जा भाप के कणों की जो ऊर्जा है ना, वो जल के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ऐसा भाप के कणों के द्वारा वाष्प की गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा के कारण होता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि ऐसा भाप के कणों के द्वारा ऐसा भाप के कणों के द्वारा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा के कारण होता है। अतिरिक्त ऊर्जा के कारण होता अतः जब भाप हमारी त्वचा को स्पर्श करते हैं तो हमें किसका अनुभव ज्यादा होता है? तो समान तापमान पर उबलते हुए जल की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त करती है। तो समान तापमान पर
अधिक ऊर्जा और हमें तेज जलन का अनुभव होता है। हमें कैसा होता है? तीव्र जलन का अनुभव होता है। लास्ट में आपका एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के लिए एबीसीडी तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। निम्नलिखित में एबीसीडी की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। इस प्रश्न को लिख लें, फिर उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो इसको भी मिटा देता हूं। देखिए, निम्नलिखित चित्र के लिए एबीसीडी तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। ये हमारा प्रश्न है। अब सबसे पहले ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी, यह निशान लगा देता हूँ। ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी इंडिकेटर लिख दिया गया है। और यहाँ लिख देता हूँ मैं ठोस। ठोस, द्रव और गैस लिख दिया। सबसे पहले ठोस है, टेम्परेचर दिया, ये टेम्परेचर दे दिया, द्रव बदल गया। फिर हमने टेम्परेचर दिया, गैस में बदल गया। गैस को हमने क्या कर दिया? ठंडा कर दिया, सम्मेलन कर दिया और ठंडा कर दिया। ये भी और सीधा ही तो गैस है ना, किसमें आ गई है? ठोस में आ गई है। एक तो स्थिति हो गई है ये, और एक स्थिति हो गई है ये। यहां से क्यों, यहां से यहाँ। इसके अनुसार आप लिख देंगे ये हमारा हो गया है एफ। ये एफ हो गया ए बी बी सी। अब आप लिख दीजिए ठोस से सीधा ही गैस में बदलना, ये भी वो तो पात्र कहलाता है। और गैस से सीधा ही ठोस में बदलना विक्षेपण कहलाता है। ये तो सीधा यहाँ से ठोस में गैस में बदलना ऊर्ध्व पात्र हो गया।
और ये गैस से सीधा ही किसमें बदलता है, विक्षेपण कहलाएगा। अब इसके नाम लिखो। तो उसको क्या किया हमने, गरम किया संकलन, तो द्रव बदल गया। ये संकलन है। ठोस से संकलन किया, द्रव बदल गया। द्रव को क्या कर दिया हमने, वाष्पीकरण कर दिया, वाष्पीकरण है। बी क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया। सी में हमने फिर संघनन किया, ठंडा कर दिया। और उसके बाद क्या जाता है, हिमीकरण कर दिया, डी हिमीकरण है। और एफ क्या है, ई, इसमें ई ले लो यहां, ये ऊर्ध्वपातन हो गया। और एफ अपने आप ही निश्चित, ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से ऐसे पुस्तक के प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। अब इसमें पुस्तक में आपके मैं कुछ एक प्रश्न बता रखे हैं, उन प्रश्नों के बारे में और बता देता हूँ आपको। देखिए, जैसे प्रश्न नंबर 1 है कि अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, जिनका आकार निश्चित नहीं होता। हमने ठोस, द्रव और गैस में पढ़ा है। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। और गैसों का ना तो आकार ही निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। आपको ऑप्शन में जैसे उसने ठोस, द्रव, गैस और द्रव तथा गैस दोनों दे रखा है, तो आप डी लगाएंगे। द्रव और गैस दोनों का ही आकार निश्चित नहीं होता है, जिस पात्र में रखते हैं वही ठीक हो जाते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। कौन सी वस्तु पदार्थ है, द्रव्य, कौन सी पदार्थ नहीं है। मैंने आपको बताया था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से परमाणु, परमाणु से अणु और अणु से पदार्थ बनता है। इसमें ऑप्शन में रखा है कांच, लकड़ी, प्रकाश और दूध। दूध भी पदार्थ है, लकड़ी भी पदार्थ है, कांच भी पदार्थ है, लेकिन प्रकाश पदार्थ नहीं है। प्रकाश पदार्थ नहीं है। द्रव की कौन सी अवस्था विद्युत की सुचालक होती है, ठोस, द्रव, गैस अथवा प्लाज्मा। इसमें देखिए द्रव की कौन सी अवस्था विद्युत की सुचालक होगी। मेरे हिसाब से जो प्रश्न में आया है उसमें हमारे ये दे रखा है कि प्लाज्मा अवस्था विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। पदार्थ के अणुओं के मध्य की दूरी ठोसों में अधिक होती है, द्रवों में अधिक होती है, गैसों में अधिक होती है, या द्रव में न्यूनतम होती है। सबसे अधिक पदार्थ के कणों के बीच की दूरी गैसों में अधिक होती है। अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है किसमें, कि भाई ठोस के अणु में अधिक गतिज ऊर्जा होती है, द्रव के अणु में गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, गैस के अणु में गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है, या फिर ठोस, द्रव, गैस तीनों के अणु में होते हैं। तो हम जानते हैं कि ठोस के कण पास पास होते हैं, द्रव के कण ठोस के अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं, और गैस के कण सबसे अधिक दूर होते हैं। इसी प्रकार ठोस के कण भी गति करते हैं, द्रव के करते हैं, गैस के करते हैं, लेकिन गैस के कणों की गति निरंतर और अधिक तीव्रता से होती है। इसलिए गैसों में अणुओं के मध्य की दूरी अधिक होती है और गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा है, अणु है, यौगिक है, परमाणु है, इसमें से कोई नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। कई परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। इसमें लिख रखा है अणु, परमाणु, यौगिक, और इनमें से कोई यौगिक तो निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक मिलकर के बनाते हैं, इसलिए सबसे छोटा परमाणु ही हुआ। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन को दर्शाता है, आयोडीन दर्शाती है, नेपथलीन, कपूरक, ये सभी। मेरे हिसाब से आयोडीन, नेपथलीन, कपूरक तीनों ही ऐसे हैं जो ठोस से गर्म करने पर सीधे गैस में, और गैस से ठंडा होने पर सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के गुण रखने वाले आयोडीन, नेपथलीन और कपूर, नौशाद आदि हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके समतुल्य होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर देखा जाए तो 273 केल्विन तापमान के समतुल्य होता है। इस तरह से ये आपके क्या नाम से ऑब्जेक्ट टाइप जो क्वेश्चन थे, बहुविकल्पी प्रश्न ये हो गए हैं। अब उसके बाद में आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी आप एक बार ध्यान से सुन रहे हैं। देखिए,
पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। वैसे वर्तमान में 5 बताते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था और प्लाज्मा अवस्था को भी शामिल कर रहे हैं, परंतु ठोस द्रव गैस 3 ही मानी जाती हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। प्लाज्मा क्या है? मैं वैसे इसको लिखवा भी चुका हूँ आपको कि प्लाज्मा द्रव की वह अवस्था है, प्लाज्मा द्रव की वह अवस्था है जिसमें उच्च ताप पर द्रव की जो परमाणु हैं वो आयनिक अवस्था में पाए जाते हैं। अर्थात प्लाज्मा अवस्था विद्युत की एक सुचालक अवस्था है। ताप से क्या तात्पर्य है? तापमान, टेम्परेचर। देखिए, वस्तुओं की वह अवस्था, आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, मैं बोल रहा हूं वैसे कि वस्तुओं की वह अवस्था जो 2 वस्तुओं को संपर्क में रखने पर उनके बीच ऊष्मा की बहने की दिशा निर्धारित करती हो, ताप कहलाता है। क्योंकि ताप उच्च से निम्न की ओर बहता है। जैसे हमने पानी गर्म कर दिया, 5 लीटर गर्म पानी है, 5 लीटर ठंडा पानी है, दोनों को आपस में मिला देंगे तो गर्म पानी के द्वारा ऊष्मा दी जाएगी और ठंडे पानी के द्वारा ऊष्मा को क्या किया जाएगा? ग्रहण किया जाएगा। एक प्रश्न मैंने आपको ये भी कल लिखवाया था कि हम इत्र की सुगंध को बहुत दूर से अनुभव कर लेते हैं। कैसे? तो मैंने आपको बताया कि जब हम इत्र की बोतल को खोलते हैं तो इत्र की सुगंध इत्र की सुगंध के जो कण होते हैं ना, वायु के कणों के साथ मिल जाते हैं। जब वायु के कणों का मिश्रण तेजी से होता है तो उसके साथ साथ इत्र की सुगंध भी दूर तक चली जाती है। इसलिए हमें इत्र की सुगंध बहुत दूर से अनुभव कर लेते हैं। ठोस द्रव और गैसों में सबसे अत्यधिक संपीड़ित कौन सा है? कि ठोस द्रव गैस में सबसे अत्यधिक संपीड़ित वही होगा जिसके कणों के बीच में ज्यादा दूरी पाई जाएगी, वहीं पर तो गैप हो पाएगा। इसलिए सबसे अत्यधिक संपीड़ित गैस होगी। प्रश्न ये आपको मैं करवा चुका हूं। और तो जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में ठोस द्रव और गैस में अंतर लिखिए, तीनों के अंतर मैंने आपको लिखवा दिया। पुष्टि हेतु कारण देय मैंने कराई दिया। नेपथलीन को रखा रहने देने पर सामान्य ताप पर भी कुछ क्या हो जाता है कुछ दिनों में? ठोस छोड़े बिना ऊर्ध्वाधर के गुण से हो गया। गलनांक पथनांक मैंने आपको कराई दिया, जिस बिंदु पर गलन होता है, जिस बिंदु पर उबलता है, भाप से जलने की ऊष्मा ये करवाई थी मैंने। मैं आपको एक बार बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा अवस्था के बारे में और एक बार बोल करके बता देता हूँ। देखिए, बोस कंडेंसेट आइंस्टीन क्या है और प्लाज्मा अवस्था क्या है। देखो, आपको यह भी पता होगा कि प्लाज्मा अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये मैंने आपको लिखवा दिया पहले। प्लाज्मा के कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। उनके ऊपर गैसीय स्वभाव के कारण प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है? चमक होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन जो बल्ब होते हैं उनमें भी इसे भरा जाता है। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस भरी जाती है, मैंने आपको लिखवा दिया है। फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम और अन्य कोई गैस होती है। सूर्य और तारों में भी चमक इसी प्लाज्मा के कारण ही होती है। उच्च तापमान होने के कारण ही सूर्य तथा तारों में प्लाज्मा का निर्माण होता है। फ्लोरोसेंट और नियॉन बल्ब की कार्यप्रणाली को मैंने आपको बताया था कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम और अन्य गैस भरी होती है और नियॉन बल्ब में नियॉन गैस भरी होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित जैसे ही होती है, गैस आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर का जो चमकीला है प्लाज्मा, वो पूरे के पूरे उस खालिस्तान भाग में तैर जाता है, तैयार हो जाता है। इस गैसीय चमकीले प्लाज्मा के कारण हमको ट्यूब या बल्ब कैसी दिखाई देती है? चमकती हुई दिखाई देती है। ये तो आपकी प्लाज्मा अवस्था वाली बात आ गई और नियॉन फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात आ गई। अब मैं आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था के बारे में और बता देता हूँ। देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो अवस्था है, ये सन 1920 में एक भारतीय वैज्ञानिक हुआ था जिसका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस, SN बोस। इन्होंने पदार्थ की इस 5वीं अवस्था के बारे में कुछ गणनाएं दी थी और इन्हीं गणनाओं के आधार पर, इन्हीं गणनाओं को आधार माना और आधार मान करके अल्बर्ट जो आइंस्टीन थे, उन्हें पदार्थ की बोस
आइंस्टीन कंडेंसेट नाम की अवस्था की घोषणा कर दी। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग और कर्टले ने कार्ल्स ई बेमेन इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आप इसे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं www. और उसके बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था के बारे में भी सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब दे चुका हूँ। अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं। पाठ के जो पूरा का पूरा पाठ था, उस पाठ का जो सारांश है, उस सारांश के बारे में भी मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं और क्या नाम से गैस के कणों को अत्यधिक संपीड़ित किया जा सकता है। ठोस के कण पास पास होते हैं और ठोस से थोड़ा द्रव में दूर दूर होते हैं, गैस में उससे भी अधिक दूर होते हैं। इस तरह के सारे पाठ के प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे और जहाँ तक हो सके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, विद्यालय में अधिक से अधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि हम आप लोगों को आईडी पासवर्ड उपलब्ध करा सकें, पढ़ाई कंटिन्यू जारी हो। नेक्स्ट पार्ट को मैं आपको इसी तरह से चैनल पर पढ़ाऊंगा। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस बारे में हमें जानकारी करनी है कि इज मैटर्स अराउंड अस प्योर, ये आपका पाठ है। मैं आपको बताऊंगा शुद्ध किसे कहते हैं और शुद्ध पदार्थ की क्या पहचान होती है। वर्तमान में एक ऐसा समय है जो संपूर्ण रूप से मिलावटों के दौर से गुजर रहा है। तो शुद्ध का अर्थ क्या हुआ कि पदार्थ में कोई जैसे मिलावट नहीं हो, परंतु वैज्ञानिकों के लिए सभी वस्तुएं, विभिन्न पदार्थों के लिए सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के साथ एक मिश्रित होकर के बनी हुई होती है। जैसे दूध है, दूध में बहुत सारी चीज़ मिल करके बनी हुई, जल है, जल में भी बहुत सारी चीज़ें क्या है मिली हुई है, वसा है, प्रोटीन है, आदि सब मिली हुई। तो वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध का क्या अर्थ होता है ये मैं आपको बताऊंगा। शुद्ध पदार्थ एक प्रकार का रासायनिक जो कण होते हैं ना, उनसे मिलकर के बना होता है, जिसे हम तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में जानकारी करते हैं। इसी प्रकार से शुद्ध के बारे में भी हम जानकारी करते हैं। आज मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा और इसके पश्चात नया हमारा जो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये पाठ मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।